मुझे सुन सकते हैं? क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं सब लोग? क्या हुआ? भाई साहब, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मैं तो लाइव हूँ। आपकी आवाज सुनाने के लिए आपको भी लग रहा है मैं कुछ चेक कर रहा हूँ। अरे एक सेकंड रुको, मैं वैसे लाइव हूँ, आप एक बार देख लीजिए। एक बार वही मैं चेक कर रहा हूँ। हेलो हेलो, मैं अपना वक्तव्य, नमस्कार सभी को। परम आदरणीय वेबिनार में प्रस्तुत सभी महानुजों, अग्रजों, अनुजों, बंधुओं, भग्नियों को मेरा सादर प्रणाम। स्वदेशी जागरण मंच का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने स्वदेशी स्वावलंबन की इस श्रृंखला में अपने विचार साझा करने के लिए मुझे ये अवसर प्रदान किया। मैं रचना बाजपेयी आज अपना वक्तव्य स्वदेशी शिक्षा पद्धति और प्रणाली को स्वावलंबन और उसके महत्व पूर्ण कड़ी मानते हुए आपका एक बार पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। शिक्षा समाज की, संस्कृति की और धर्म की नींव होती है। थॉमस ने कहा है, डॉक्टर थॉमस ने कहा है, भारत जैसा कोई देश नहीं जहां ज्ञान के प्रति प्रेम इतने प्राचीन समय से प्रारंभ हुआ और इतना स्थायी और सशक्त प्रभाव उत्पन्न किया। और अल्लामा इकबाल ने बोला है, यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए जहां से, कुछ बात है
कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी भारतवर्ष के इतिहास जब हम पलटते हैं, विशिष्ट संस्कृति, उच्चोत्तर शिक्षा का दर्शन होता है। हमारे भारत का समाज और संस्कृति 5000 वर्षों से अधिक की संस्कृतियों के संपर्क, अवशोषण और आत्मसात की विकसित प्रक्रिया है। वैदिक कालीन शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया थी, जिसके लिए व्यापक दृष्टिकोण से अवधि की सीमा निश्चित नहीं थी। वैदिक काल में शिक्षा आयु के साथ समांतर चलती थी। वैदिक कालीन शिक्षा में कक्षा वर्ग का कोई महत्व नहीं था। वैदिक कालीन शिक्षा जीवन, राजनीति, सामाजिक, संगीत आदि पर आधारित थी। हमारे देश में संस्कृति, ज्ञान, अध्यात्म सिर्फ वेदकालीन आर्य द्रविड़ से मिलकर नहीं बनता। हमारे यहाँ बुद्ध, महावीर के नेतृत्व में प्रबल धार्मिक क्रांतियां हुई हैं। उसकी छाप हमारी शिक्षा, संस्कृति, धर्म पर स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आज हम शिक्षा ज्ञापित करते हैं, जो शिक्षा हम आज ज्ञापित करते हैं, क्या वह वही 5000 सालों की मिश्रण है, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि शिक्षा का स्तंभ हमेशा के लिए हिल गया? क्या शिक्षा का स्वदेशी तत्व प्रभाव अब हमारी वर्तमान शिक्षा नीति से लुप्त हो गया है? जी हाँ, ऐसा किया गया है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? किन कारणों से किया गया? किसने किया? हजारों सालों से हमारे ऊपर कोई ना कोई लोग आते थे, लोगों का आक्रमण होता था, वो लूटते थे और चले जाते थे। किंतु जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि इतने हजारों साल से इनको लूटा जा रहा है, फिर भी ये सोने की चिड़िया है। इस सोने की चिड़िया की वजह क्या है? तब अगर हम थोड़ा और पीछे जाते हैं तो देखते हैं मैकॉले आया गवर्नर जनरल बन के। उसने देखा कि भारत की जो शिक्षा है उसको हमको अध्ययन करना पड़ेगा। अंग्रेज भारत की समृद्धि को देखकर उन्होंने ये बात तो निश्चित तय कर ली थी कि इस शिक्षा पद्धति के साथ हम इनको गुलाम नहीं बना सकते। अगर हमें पूर्ण कंट्रोल चाहिए तो हमें इनको नींव से ढीला करना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था के उसने कुछ एक, और ये व्यवस्था उसको कैसे समझ में आई? वो ऊटी में था, एक किसी कार्यक्रम में गया, एक ऑफिसर आया, उसने एक पियून ब्राह्मण के पैर छुए और जाके अपनी जगह पे बैठ गया। मैकॉले के दिमाग में ये बात जची नहीं। उसको लगा इतना बड़ा अफसर था, फिर भी इसने इस पियून के पैर छुए। उसने पता करा कि भाई ये कौन है। उसको पता चला कि ये उसका गुरु रहा है कभी। तब उसको ये बात समझ में आई कि यहाँ का जो समाज है शिक्षा को कितनी इंपॉर्टेंस देता है, गुरु को कितनी इंपॉर्टेंस देता है। उसने जो नीति बनाई, उसने अपनी नीति के अंदर 2-3 चीजें जोड़ी, लेकिन उसका आधार क्या था? उस नीति का आधार था समाज का अटूट अखंडता। समाज में अटूट अखंडता। समाज की अटूट अखंडता क्या दिखती थी? किसान अपनी किसानी से खुश है, वैश्य अपना व्यापार करके खुश है, कुम्हार अपना मटका बना के खुश है। जो आदमी जो काम कर रहा है वह आदमी उस काम से खुश है और अपने ही पीढ़ी को, अपनी जनरेशन को वो काम दे रहा है। उसने सोचा ये अखंडता है। किसी को हम बोलेंगे तुम ये करो तो बोला नहीं, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है। उस अखंडता को उसको तोड़ना था। कोई काम नीचा नहीं था। आज भी हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम यही दोबारा फिर उसी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज करो, गांव में ही
इस तरह की योजनाएं शुरू करो कि लोग आदमी वहीं पे अपना व्यवसाय और अपने अपने गांव में ही काम पूरा निपुण हो सके। जितना भी समाज था वो पूरी तरह से स्किल में उनको अपने ही पूर्वजों से मिल जाता था। बाकी रहा सारा ग्राम की जो अपनी पंचायत होती थी वहां से उसको सारा ज्ञान मिल जाता था। तो वो अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट्स हुआ करते थे उस टाइम पे। उसको अपने पूर्वजों और ग्राम के लोगों से सारी की सारी नॉलेज मिल जाती थी। अब स्वदेशी शिक्षा प्रणाली कहीं एक जगह तक सीमित नहीं थी। ऐसे तो हमारे पास असीमित भंडार है, बहुत कुछ है जो हम सब जानते हैं कि आदिकाल से हमारे पास इतना लिखित विभिन्न भंडार है। कौन सा फील्ड ऐसा था जिसमें हमारे पास लिखित या मौखिक हमारे पास स्रोत नहीं था। आप वेद ले लीजिए, उपनिषद ले लीजिए, पणिनि की ग्रामर ले लीजिए, अष्टाध्यायी कौटिल्य की अर्थशास्त्र ले लीजिए, नीति शास्त्र ले लीजिए, चरक संहिता ले लीजिए सर्जरी के लिए, पतंजलि का योग शास्त्र ले लीजिए, सामवेद म्यूजिक के लिए ले लीजिए, एटॉमिक थ्योरी के लिए ऋषि कन्नड़ का ले लीजिए, कालिदास, मेघदूत, पंचतंत्र, मॉरल स्टोरीज, अद्वैतवाद शंकराचार्य, गणित भास्कराचार्य और विमान शास्त्र भारद्वाज। ये लिस्ट ये एक छोटी सी लिस्ट है। ऐसी बहुत सारी और किताबें हैं जिनसे कि जो ज्ञान अर्जित करना चाहते थे वो ज्ञान अर्जित करते थे। किंतु जो कॉमन मैन था उनको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी। उनको लगता था कि उनका अध्ययन जो है उनके परिवार से मिलता था, उनको डिफरेंट फॉर्म्स से मिलता था, लोकगीतों से मिलता था, और उनको जो उनकी दिनचर्या थी वो इस तरह से बनाई जाती थी, उनका लॉ इस तरह से बनाया जाता था कि वो उसी, जैसे रामचरितमानस है, हमारे पास वेद व्यास की लिखी हुई संस्कृतकृत रामचरितमानस, हमारे पास रामायण थी, फिर भी तुलसीदास जी ने कॉमन मैन के लिए रामायण लिखी जिसमें बहुत सारी बातें हैं जो इंसान की रेगुलर लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है और सरल और सहज भी हुआ करती थी। आवश्यक नहीं था उनको कि ट्रेड स्किल और इन सब चीजों के लिए ये सब बड़ी बड़ी किताबें पढ़ें, उनको मौखिक रूप से ही बहुत कुछ ज्ञान मिल जाता था। ओड्स में, बैलेट्स में, गीत गाथा में, इस तरह से स्किट प्लेज में इनको सारी अपनी नॉलेज मिल जाती थी। वही उनका लॉ भी हुआ करता था, उनके समाज के लिए भी बहुत कुछ उनके पास रहता था। महत्व, परिवर्तन, आयन, सामाजिकता, संस्कार, सब कुछ उनको उसी में सिखा दिया जाता था। और परिजन भी शिक्षा दिया करते थे, महान स्रोत हुआ करते थे उनके। ये सब देखकर मैकॉले ने समझ गया कि इनके स्वावलंबन को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, भारत की शिक्षा को बदल नहीं सकते। भारत को हमको गुलाम बनाना ही है, हम कैसे बनाएं? तो उसने एक इंग्लिश में एक कोट कहा है जो मैं बोल रही हूँ आपके सामने। उसने डिसाइड किया, वी मस्ट फॉर्म अ क्लास ऑफ पीपल इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियंस एंड मॉरल्स। इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ ऐसे लोग क्रिएट करो, क्लेरिकल क्लास क्रिएट करो जो कि अपने जात से तो हिंदू है, हिंदुस्तानी है, भारतीय है, किंतु रंग भी उनका भारतीय है, किंतु उनका जो टेस्ट है, उनकी जो नैतिकता है, उनकी जो लॉयल्टीज है, उनके जो मॉरल्स हैं, वो सारे ब्रिटिशर्स के लिए हो, इंग्लिश हो। और ये उसने एक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, दैट वाज नोन एज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में उन्होंने कहा कि ऊपर के लोगों को हम पढ़ाएंगे, जो लोग हमारे साथ संपर्क में आएंगे, बाकी के लोगों को हम उनसे ही पर्कुलेट करने देंगे और बाकी के लोगों को हम अनपढ़ कैटेगराइज करेंगे। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसको उन्होंने नाम दिया। ऐसी नीति बनाई कि भारतीयता का पतन होने लगा। कुछ लोग पढ़ गए, कुछ लोग कम्युनिकेट करने लगे और कुछ लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे वो अपने ही किसान, अपनी ही खेती पर जाकर वो मजदूर बन गए। जो लोग स्किल डेवलप कर रहे थे उनकी अपने तरीके से, उनको जब अपनी नॉलेज नहीं मिल रही थी, वो अपनी जगह पर लेबर्स होते चले गए। इसके साथ खेत और मजदूर बहुत अपने आप में एक
बहुत समस्यापूर्ण दयनीय उसमें आ गया, दयनीय स्थिति में आ गया। जिस सभ्यता को 5000 साल पहले शिक्षा गाइड कर रही थी, आज की तारीख में 300 से 400 साल से ज्यादा अनुभव नहीं था। उस पद्धति ने इसकी बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंग्रेजों ने इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया और हमारे धर्म, संस्कृति, शिक्षा का कफन पहना दिया। कहते हैं, इट इज सेड दैट इफ यू वांट टू ममीफाई अ कल्चर, किसी भी कल्चर को अगर आपको खत्म करना है, ममीफाई इजिप्शियन वर्ड जो ममीज के उससे आया है, इफ यू वांट टू ममीफाई अ कल्चर or a nation, you have to reduce it to a geographical unit. That means कि अगर आप किसी कल्चर को किसी देश को खत्म करना चाहते हैं, तो उसके पूर्वजों ने क्या किया, उसके पास क्या धरोहर है, उसके पास क्या रिच हेरिटेज है, उसको खत्म कर दीजिए। जैसे हमारे ही भाग से निकला हुआ, भारत से निकला हुआ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उनकी बात करें, उनको कुछ नहीं पता कि अफगानिस्तान में क्या, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, कहाँ उसमें क्या हमारे पास था। इंडिया पढ़ती है कि अफगानिस्तान गंधारी वहां की थी, गंधार की थी, इंडिया पढ़ती है, पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस चीज को अब पढ़ना बंद कर दिया। दे हैव जस्ट बिकम अ ज्योग्राफिकल एंटिटी। और ऐसा ही ग्रीस के साथ भी हुआ। ग्रीस के लोग आज बिल्कुल नहीं जानते कि ग्रीस की क्या कल्चर थी, उनके लोग नहीं जानते। तो जब आपको किसी कल्चर को खत्म करना हो, तो उसके सबसे पहले उसके जो पूर्वज है, रिच हेरिटेज है, उसको आप खत्म कर दीजिए। ये उसका एक बहुत बड़ा चोट होती है। किसी भी कल्चर को खत्म करने के लिए वो एक बहुत बड़ी चोट होती है। हमारी शिक्षा का ज्ञान को स्वर के नीचे अंग्रेजी भाषा तक सीमित कर दिया। हमारी शिक्षा क्या रह गई? हमारी शिक्षा ऐसा कर दिया उन्होंने कि अब हम अंग्रेजी को ही शिक्षा समझते हैं। किसी को कितनी नॉलेज है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अगर अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं और कुछ अच्छे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स चला लेते हैं, तो आप एजुकेटेड हैं। आपको एक कॉल सेंटर में अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आप 10-15-20 हजार रुपए कमाने लगेंगे। आपको शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। शिक्षा का स्तर इतना नीचा गिर गया है। शिक्षा का बिल्कुल अब ये मतलब नहीं रह गया कि आप शिक्षित हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नॉलेज है कि मेरा कंट्री क्या है, मेरी नैतिकता क्या है, मेरे मॉरल्स क्या है, कोई चीज नहीं। इस सब चीजों से हटा करके एक सभ्यता जो 5000 साल से इतनी रिच थी, उसको 300-400 साल पुरानी वाली सभ्यता ने अपने लपेट में ले लिया। फिर क्या हुआ, सारी की सारी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को एक ठेस पहुंचा, क्योंकि हर आदमी अंग्रेजी सीखना चाहता है। आज का समय ऐसा आ गया, हर आदमी अंग्रेजी सीखना चाहता है। सारा वर्नाकुलर टेक्स्ट, सारा ओरल टेक्स्ट, सारे गीत, सारे ओड्स, सारे प्लेस, स्किट, जो एक बहुत बड़ा स्रोत होते थे ग्राम तक आपकी नॉलेज को पहुंचने का, वो एकदम खत्म हो गए। जब ये खत्म हो गए और इसका पतन होना शुरू हो गया, ये धरोहर जो है, इसको रिवाइव करने के लिए हमको स्वदेशी का ही सहारा लेना पड़ेगा, स्वदेशी स्वावलंबन का ही सहारा लेना पड़ेगा। हम कैसे इस चीज को उभर पाएंगे जब तक हम स्वदेशी का सहारा नहीं लेंगे। जो लोकल स्किल्स थी, जो लोकल आर्ट फॉर्म्स थे, डांस फॉर्म्स थे, जिसमें बहुत कुछ कहा जाता था सभ्यता के लिए, समाज के लिए, एक कंडक्ट के लिए, वो सारी चीजें अपने आप में खत्म होती चली गई, फेड हो गई। स्वतंत्रता के बाद भी कुछ बहुत इंप्रूव नहीं हुआ। स्वतंत्रता के बाद भी गाड़ी उसी 70 साल से भी वो ही गाड़ी उसी तरह से चल रही है कि 10वीं पास करेगा बच्चा, 12वीं पास करेगा, ग्रेजुएट होगा, स्नातकोत्तर होगा, सारी चीजें वहां तक चलेंगी। और जब आप उससे बोलेंगे कि आपको कुछ ज्ञान की क्या चीजें मालूम है, तो उसको शायद ही कुछ पता होगा। स्वतंत्रता के बाद भी हम सब इस कगार पर आगे चलते ही चले गए, अपने देश और समृद्ध भंडार के बारे में एकदम इग्नोरेंट हो गए। फॉरेन ऑथर्स, वेस्टर्न कल्चर्स, फॉरेन वेस्टर्न मल्टी ब्रांड्स, और पूरी तरह हावी हो गया। और इससे ज्यादा डेंजरस था कि आज की जो कल्चर है, आज के जो बच्चे हैं, आज की जो तरुणी है, they do not see a problem in this. They feel that we are very much integrated with the world. They feel that there is no problem in this. If we know English, हमको अंग्रेजी आती है और हम अंग्रेजी में बात करते हैं और हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, there is no problem in this. We are having a very good lifestyle. But ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है
कि अगर आज छोटी से छोटी बच्चों को कोई चीज उनके मन में आ जाती है, मन में कोई कहीं नंबर खराब आ जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कंपटीशन में फेल होते हैं, तो बच्चे सुसाइड जैसे डेंजरस स्टेप्स लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर मानसिक डेवलपमेंट नहीं हुआ। उन्होंने किसी चीज का न मनन किया, न चिंतन किया, उन्होंने कोई चीज नहीं करी, उन्होंने बस सिर्फ अपने आप को पढ़ा और पढ़ करके कुछ पढ़ा जो पढ़ाया गया उनको, और उसको उन्होंने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए लागू करने की कोशिश करी। मैकॉले अपने छोटे से कार्यकाल में बहुत सफल हो गया, पूरे देश को उसने अंग्रेजी की लपेट में डाल दिया। अब हमें क्या करना होगा, हमारी सभ्यता क्या कहती है, अब हमें क्या करना है, हमारा क्या योगदान है। जब भी हम स्वदेशी की बात करते हैं तो हम सिर्फ बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हमको स्वदेशी वस्तु यूज करनी चाहिए, हमको स्वदेशी चीजें यूज करनी चाहिए। हम वो कैसे यूज करेंगे जब तक कि हमारी अपनी नींव ढीली है। हमको फॉरेन ब्रांड्स अच्छे लगते हैं, तो हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, हमको करना क्या है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, अगर हम शिक्षित हो जाएंगे, अगर हम जान जाएंगे कि इससे हमारा क्या नुकसान है, हम क्या चीज की तरफ जाना चाहते हैं, अगर हम ये जान जाएंगे तो हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ भी जाएंगे। शिक्षा पहले आती है, कोई भी देश की समाज संस्कृति के लिए शिक्षा पहले आती है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विल फॉलो, उसको फॉलो करेंगे। शिक्षा में आधुनिक में कक्षा वर्ग, अब क्या हो गया, आधुनिक शिक्षा क्या है, आधुनिक काल में शिक्षा वर्ग तथा आयु के आधार पर वर्गीकृत हो गई है। यह शिक्षा का ज्ञान रूप से हटाकर उसको कैलकुलेशन मोड में डाल दिया है कि 18 साल तक बच्चे ने ये करना है, 25 साल तक ये करना है, 21 साल तक ये करना है, उसके बाद नौकरी करनी है एंड काम खत्म। तो शिक्षा को उसने एक ग्रेड में डाल दिया है, जबकि हमारी शिक्षा जो थी, वो शिक्षा जो है वो एक पीरियड में बटी हुई थी। कुछ साल तक बच्चों को कुछ चीज सिखानी है, कुछ साल फिर ये सीखेगा, फिर वो सीखेगा, भाग में बटा हुआ था। जैसे प्रथम शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, ये फॉलो जापान भी करता है। जापान 7 साल तक बच्चों को कोई चीज, कोई भी लैंग्वेज नहीं सिखाता, कुछ नहीं सिखाता, सिर्फ अपनी संस्कृति सिखाता है। बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता कि ए फॉर एप्पल क्या है या आ से अनार है, या आपको कोई राइम सिखाई जाएगी। दे विल ओनली टीच हाउ यू हैव टू कंडक्ट योर एंटायर लाइफ। सो फॉर्मेटिव ईयर्स आर 3 to 8 years। और तो जो नई शिक्षा पॉलिसी आई है उसमें कुछ फॉर्मेटिव ईयर्स की बात करी है, किंतु पूरी तरह से उन्होंने कोई भी चीज बेस जो है अभी भी मैकॉले सिस्टम को ही लिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी नो ड्रास्टिक चेंज हैज बीन फॉर्मुलेटेड इवन इन द न्यू करंट एजुकेशन पॉलिसी। अभी हम जो बात करते हैं फॉर्मेटिव ईयर्स की, सबसे पहले बच्चों को सिखाओ भारत क्या है। आप जब छोटे से बच्चे को सिखाओगे कि ये भारत है, भारतीयता क्या है, और आपको राष्ट्रवाद क्या है, ये आपको बचपन में सिखाना पड़ेगा। हम इस कंट्री के हैं, हम इस कंट्री के लिए ये करना चाहिए, हमें इस कंट्री का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, हमें इस कंट्री की ये चीज करना चाहिए, इस कंट्री ने हमको ये दिया है, इस कंट्री से हमें ये मिला है। सारी चीजें हमें पहले बचपन में उनको ग्रिल करके ये चीजें सिखानी पड़ेगी, क्योंकि बचपन की चीज आदमी भूलता नहीं है। आज का नोवो इंग्लिश कहता है भारत को जबरदस्ती बांध रखा है, भारत को जबरदस्ती बांध रखा है। नोवो इंग्लिश जितने भी अर्बन नक्सल्स हैं, ये लोग सब बोलते हैं भारत क्या है, भारत तो छोटे छोटे राज्यों से बना था, कभी भारत पूरा भारत था ही नहीं। पर बच्चों को अगर हम ये बात समझाएं कि नहीं बेटे ये बात नहीं है, अगर आप बचपन में ही ये चीज जानते कि हमारा कॉन्टिनेंट हमेशा से, यहाँ तक कि विष्णु पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है कि जो हमारा भारत है, अंतरम यत समुद्र उत्तरम यत समुद्रस्य हिम द्वेष दक्षिणम, यानी जिस समुद्र के उत्तर में और हिम द्वेष के दक्षिण में जो पूरा पार्ट आ रहा है वो पार्ट भारत है। तो भारत अपने आप में डिफाइंड है, विष्णु पुराण से डिफाइंड है। ऐसा ही नहीं, कॉमन आदमी जिस समय संकल्प लेता है, कोई पूजा करता है, तो क्या कहता है, ये नहीं कहता कि हम इस पर्टिकुलर
प्रोविंस में रहते हैं तो हम इस प्रोविंस के लिए ही संकल्प लेते हैं। जब किसी समाज के कल्याण की संकल्प लेता है या कोई पूजा के लिए धर्म के लिए संकल्प लेता है, वो कहता है गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्धिकुरु पुष्करादिनी तीर्थादिनी गंगाद्या सरितास्तथा अगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। यानी कि हम सारे जितनी हमारे भारतवर्ष की नदियां हैं, इन सबको एक में समूह कर गए हम आज आपके लिए ये संकल्प लेते हैं कि हमारा ये कल्याण हो। तो तब भी हमारे भारत में यही डिफाइंड था कि हम एक हैं और हम एक हैं। बट नोवो इंग्लिश इसको कहता है कि नहीं नहीं, इसमें कोई चीज समानताएं नहीं है। बंगाल में बंगाली बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, और बंगाल और गुजरात में क्या समानताएं हैं। तो जब समानताएं बताएंगे तो हम यही कहेंगे कि वहां पर भी वही बोलते हैं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। चाहे वो दुर्गा माँ की पूजा कर रहा हो और चाहे वो गुजरात में अपना एक फेस्टिवल मना रहा हो, माँ की पूजा करेगा तो वो यही बोलेगा। सो ये समानताएं हैं, ये कल्चरल समानताएं से हमारा भारत था। वी आर नॉट अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी, वी आर अ कल्चरल आइडेंटिटी। हम कल्चर से मिले हुए थे, हम कल्चर और समाज हमारा मिला हुआ है, इसी हमारे संस्कृति से मिले हैं, कल्चर से मिले हुए हैं। हम आपकी तरह पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह हम पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है। ये बच्चों को बताना पड़ेगा, बच्चों को ये चीज समझानी पड़ेगी। इस तरह से भारत की जीवन शैली जो है अध्यात्म, योग और आयुर्वेद है। अब हम अध्यात्म पे जाते हैं। अध्यात्म का तो कंसेप्ट ही नहीं है वेस्टर्न वर्ल्ड में। जो अंग्रेजों ने, मैकुले ने जो बनाई पॉलिसी, अध्यात्म का तो उनके पास कोई कंसेप्ट ही नहीं। उन्होंने बोला कि सोल इज अध्यात्म। अरे सोल तो एनिमल में कहा, फिर सोल इज नॉट देयर इन एनिमल। व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट आत्मा, व्हेन दे आर टॉकिंग ऑफ आत्मा, दे आर नॉट टॉकिंग दैट इसमें एनिमल्स में आत्मा होती है। तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू द वर्ड आत्मा। आत्मा जब बात करते हैं तो हम अपने अंतर ध्यान की बात करते हैं कि हमारा जीवन क्यों है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हम अच्छा करने के लिए आए हैं, हम पूरी दुनिया का एक हैं, हम सब एक हैं, पूरी इस तरह से आत्मा की हम, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड की, ना कि आज की एजुकेशन पॉलिसी में वो कहीं दिखता भी नहीं है। बच्चों को ये बातें पता नहीं है, जो बातें ये सब करते हैं उनको लगता है थोड़ा हटके लोग हैं। जबकि फैक्ट बात यही है कि जब आदमी आत्मा की बात करे तो आत्मा के हिसाब से आत्मा की बात करे तो आदमी सबको यूनिफाइड समझेगा, सब एक है। जैसे हम बोलते हैं कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुदेव कुटुंबकम। योग की बात करें, योग क्या जोड़ता है? योग जोड़ता है हमारी स्पिरिचुअल बॉडी, मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी को। हम जब योग जोड़ने की बात करते हैं कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसमें कोई समानता है। बच्चे जो काम कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं और जो उनको करना है आगे, क्या उसमें कोई समानता है? योग एक सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये इट इज अ मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। ये बच्चों को बेसिक लेवल पे सिखाना है हम लोगों को। थर्ड थिंग इज आयुर्वेद। आयुर्वेद अगर हम उसमें पढ़ते हैं, विकिपीडिया में आयुर्वेद सर्च करते हैं तो वो कहते हैं भाई वो सीरो साइंस है, ये तो दिस इज अ प्रोटो साइंस एंड अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। और वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो रिजेक्ट भी कर दिया था ये कह के कि इसमें हाई मेटल्स की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि वी कैन नॉट टेक आयुर्वेदिक मेडिसिन। और उसके बाद जब बात आती है कि क्या कहते हैं ये लेना चाहिए उनको, जब जब ये बात आती है उसमें कि हमको क्या कहते हैं ये प्रोडक्ट्स को पेटेंट कराना है, तो सबसे पहले तुलसी के लिए, नीम के लिए, कार्सिनोमा ये आपके इसके लिए, सबके लिए पहुंच जाते हैं वहां पे कि हमको इसको पेटेंट कर दीजिए, ये हमारे यहाँ का प्रोडक्ट है और इस तरह से। बट व्हेन यू टॉक ऑफ आयुर्वेदा दे से इट इज अ सीड ऑफ साइंस, इट्स देयर इन द विकिपीडिया आल्सो लाइक दिस। उसके बाद जब हम अध्ययन की बात करते हैं, जब भी किसी चीज को हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा विचार है कि आगे तो पढ़ोगे बच्चों, क्यों पढ़ोगे? तो उसके आप अपने अंदर एक कंसेप्ट बनाइए, क्या करेंगे कि जो भी आप पढ़ेंगे उसका एक दर्शन होगा, एक आपका अंतर्मन कुछ कहेगा और एक आप जो बाद में गुरु बोलेंगे या जो सुनेंगे आप या जो देखेंगे उसका एक अग्लोमरेशन होगा। दर्शन मतलब इनर एंड आउटर कॉन्सेप्ट्स को आपको मिक्स करना होगा, फिर वही दर्शन आपके लिए ज्ञान बनेगा।
और ज्ञान आपके लिए विद्या बनेगी। Philosophy is a system. It's a philosophical system. Darshan is the point of view which yields to Gyan. When knowledge gathered about a particular domain is organized and systematized for the purpose of reflection or pedagogy, that is known as Vidya. जब हम इसको किसी चीज में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, किसी कंसेप्ट को, तब हम देखते हैं कि वो विद्या का रूप ले लेती है। भारत का सामाजिक शैली क्या होनी चाहिए? भारत बच्चे को ये सिखाना है कि जीवन की शैली, ये मैंने जो बोला वो जीवन शैली बताया, बच्चों को बताना है कि सामाजिक शैली क्या होनी चाहिए। गुरु सर्वप्रथम, बड़ों का आदर सत्कार उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, परिवार सर्वश्रेष्ठ, परिभाषा पर्यावरण उच्च और पूजनीय, और मंत्र शिक्षा उपदेश का माध्यम, मंत्र शिक्षा उपदेश का माध्यम। आपको हर मंत्र में कुछ ना कुछ उपदेश मिलेगा। अब कंसेप्ट हो गया नर्सरी राइम्स, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। जब हम मंत्र की बात करते हैं तो बच्चों को कुछ ना कुछ उसमें उपदेश जाएंगे, जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के सामने खड़े होंगे तो भगवान भी अगर खड़े हैं तो पहले गुरु को प्रणाम करो। सो गुरु सब सर्वश्रेष्ठ है, ये बात बताएंगे तो बच्चे टीचर को पीछे जा करके उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे। उनको पता है कि गुरु ने हमें शिक्षा दी है जिससे हम अपनी जीवन चलाएंगे। ये तो हो गई बात 3 से 8 साल तक के बच्चों को पढ़ाने की। उसके बाद हम आते हैं कि कैसे हमको आगे की एजुकेशन करानी है। जो हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं, मैं ये सारी एजुकेशन अपनी वही सारी पुरानी चीजों को कहीं जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, किस तरह से कि ये जुड़ सके तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा ड्यूरेशन, वो प्राथमिक था 3 से 8 साल तक का। अब है गया आपका एक पीरियड 9 साल से 21 साल तक का। इस पीरियड में आपको एकीकृत करना है। अब हम आपको ग्लोबलाइजेशन हो गया, वर्ल्ड सारा यूनाइट हो गया, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि जो आपने सीख रहे हैं उसको हम बिल्कुल छोड़ दें और नया पद्धति अपना लें। दैट मीन्स वी हैव टू नाउ इंटीग्रेट, नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट आवर ओल्ड सिस्टम विद द न्यू मॉडर्न साइंस। हमको एकीकृत करना है अपने वर्तमान को और समृद्ध विरासत को। कैसे करेंगे? सब चीजें सुनो। इसके 5 तरीके हैं। पहला है श्रवण। श्रवण क्या है? श्रवण में आप सुनिए, और सुनने का मतलब ये नहीं कि मैंने जो सुन लिया वो सुन लिया। सुनने के बाद मुझे उसका सुनने के बाद मेरे अंदर एक कंसेप्ट आएगा कि मैंने ये चीज सुनी, अब इसको मैं कैसे अपने मन और मस्तिष्क को समहित करती हूँ। कैसे जो चीज मेरे गुरु ने बोली या जो चीज मेरे पियर्स ने बोली या जो चीज बाकी लोगों ने बोली, मैं उसको अच्छे, जिसने क्रिटिसाइज भी किया, उसको मैं समहित करूं, उसको उसका अच्छा बुरा अपने अंदर सुन करके उसको एक दिमाग में वो बनाऊं। उसके बाद आता है मनन, नहीं फिर उसके बाद आता है कंठस्थ। कंठस्थ में ये आता है कि जो आपने सुना वो इतना आपके मन के माइंड में इतना ज्यादा सेट हो गया कि वो मुखाग्र हो गया। आपके कंठ में जाके आप उसको जब चाहे तो उसको उगल सकते हैं, जब चाहे तो उसको बोल सकते हैं कि ये चीज मैंने सुनी थी और इसका ये अर्थ है। इस बात के बाद फिर उसके बाद उसका मनन, कि हो सकता है इसमें कितना सत्य है, कितना मनन का मतलब, मनन एंड चिंतन का मतलब है इसमें कितना सत्य है कितना असत्य है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 5 क्वेश्चन लिख करके जवाब देने का आपका कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए। आपका इंटेंशन होना चाहिए इसमें सत्य असत्य, इसमें क्या, इसकी पूरी विश्लेषण करना आना चाहिए आपको, क्या उचित है क्या अनुचित है, और विवेकपूर्ण निर्णय आप उसके बारे में ले सके। ये हुआ आपका मनन और चिंतन। उसके बाद आपने जो उसका एक सार निकला उसका आप एक लेखन बनाएंगे। आप लिखेंगे कि ये मैंने श्रवण था, ये मैं बोलना चाहता, ये मेरे को यहाँ तक आया, उसके बाद मैंने मनन और चिंतन किया, मैंने उसका लेखन किया, और उसके बाद उसका उद्बोधन होना चाहिए। उसके बाद वो आप सब तक पहुंचाएं, जिसका जहां तक जिसकी जैसी जरूरत है वहां तक आप उसको पहुंचाएं। ज्ञान की प्रक्रिया अगर ज्ञान को दिशा नहीं दे सकती तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं है।
Modern science, rich heritage of our culture, should be integrated to study the actual facts and reality of education. आज कल लिखित रूप से किताबों में सब कुछ विद्यार्थी को मिलता है, चिंतन और मनन की स्कोप नहीं रह जाता, सब कुछ सामने रहता है। पहले सिर्फ बोला जाता था, तो इसलिए लोग चिंतन और मनन करते थे कि सर ने क्या बोला, गुरुजी ने क्या बोला। आजकल किताब रखी है, वील गो एंड हैव अ लुक एट द बुक। शिक्षा को उपदेश क्या है, उसको अपने तक सीमित रखना नहीं है। शिक्षा हमेशा बांटी जाती है, उसका डिसेमिनेशन बहुत जरूरी है। और डिसेमिनेशन किस फॉर्म में होगा, किसके लिए क्या जरूरी है। कुछ लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, उनके लिए इंटेलेक्चुअल, कुछ लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, उनके लिए इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट जरूरी है। और कुछ लोग बिल्कुल साधारण तरीके से बात करते हैं, तो उनके लिए आपको साधारण लेवल पर ही जाके बताना पड़ेगा। जो एजुकेटेड नहीं है, जिन्होंने कभी स्कूल गए, जिन्होंने शिक्षा नहीं ली, उनके लिए हमें साधारण वक्तव्य ही निकालना पड़ेगा। जो आज समृद्ध ज्ञान लुप्त होने की कगार पर है, उसे समेटना, संजोना और उसके बारे में अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को उसको प्रोपोगेट करना, डिसेमिनेट करना। क्योंकि अगर हम प्रोपोगेट नहीं करेंगे नेक्स्ट पीढ़ी के लिए, अगर हम उसको नेक्स्ट पीढ़ी तक नहीं पहुंचाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं कड़ी ऐसी है जो टूट जाएगी। और स्वदेशी की बात हम सब करते हैं, तो वही बात आती है कि इकोनॉमिक फ्रंट, एजुकेशनल फ्रंट भी हमको सोचना चाहिए। इकोनॉमिक फ्रंट डेफिनेटली आज की संदर्भ में अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन हो चुका है और हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा संस्कृत इसका क्या कहते हैं, ये इकोनॉमिक चाइना से जो इम्पोर्ट्स हैं और बाहर की जो हमारा जो निवेश जो बाहर जा रहा है, उसकी वजह से इकोनॉमिक फ्रंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर हम नई पीढ़ी को स्वदेशी की तरफ ले जाएं, उसको स्वदेशी का ज्ञात कराएं, तो शायद जो हम आज प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास वो बच्चा शुरू से ही करता रहेगा। उसके विचार बदल जाएंगे। जो अध्ययन चिंतन विचार अगर बदलेगा, तो आदमी का कर्म बदलता है, कर्म बदलेगा तो मनुष्य का प्रधान रूप बदल जाता है। वैदिक युग में से लेकर आज तक भारत में शिक्षा का मूल तात्पर्य यह रहा है कि शिक्षा प्रकाश का स्रोत रहा है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शक रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे वक्तव्य को इतने धैर्य से सुनने के लिए, बहुमूल्य समय देने के लिए तथा स्वदेशी जागरण मंच को ये मंच प्रदान करने के लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ। साधुवाद, धन्यवाद। जय जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी।